हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर मानव नेत्र और प्रकाश के बारे में जानते हैं। यहाँ पे क्या है, मानव नेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइस। नेत्र, इसमें क्या है, नेत्र की संरचना एक गोलाकार आकृति की होती है। उसमें से क्या होता है, प्रकाश की किरण हमारी आँख में गुजरती है। लेंस, रेटिना और क्या होता है, लेंस रेटिना हमारी आँख के अंदर होता है और वो क्या करता है, प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसके बारे में पढ़ें। नेत्र की संरचना एक गोले की आकार की होती है। किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण हमारे आँखों के लेंस के द्वारा प्रवेश करती है तथा रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। लेंस के अकॉर्डिंग हमारे आँख के अंदर प्रकाश की किरण जाएगी और रेटिना के अंदर प्रतिबिंब बनाएगी। यहाँ पे जो डायग्राम दिया है तो उसके अंदर समझ में आएगा रेटिना कहाँ होता है और लेंस कहाँ होता है। और दृष्टिपटल, रेटिना एक तरह का प्रकाश संवेदी पर्दा होता है जो आँखों के पृष्ठभाग में होता है। दृष्टिपटल रेटिना प्रकाशग्राही कोशिकाओं द्वारा प्रकाश तरंगों के संकेतों को मस्तिष्क को भेजता है और हम संबंधित वस्तु को देखने में सक्षम हो पाते हैं। और यहाँ पे जिसका डायग्राम दिया है, इसका डायग्राम थोड़ा सा जूम करके देखें। इसमें क्या क्या दिया है, पुतली दी है। पुतली रहती है, परितालिका होती है और फिर दृष्टिपटल होता है, स्वच्छ मंडल होता है, कचाभ है और दिक् तंत्रिका है, पक्षाभि कोशिकाएं, क्रिस्टलीय लेंस है। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि लेंस कहाँ पे है, पुतली कहाँ है और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, स्पष्ट दृष्टि दोष सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बताते हैं स्पष्ट दृष्टि दोष का दूर बिंदु अनंत तथा निकट दृष्टि दोष का कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अर्थात व्यक्ति अनंत से 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है तो उसका नेत्र स्वस्थ होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का नेत्र कितना होता है, परीक्षा में पूछा जाता है, वन लाइनर में या फिर MCQs में 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे दूरस्थ वस्तुओं को देखते समय नेत्र की पक्षाभ सिलरी पेशियाँ शिथिल आराम की स्थिति में होती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं, जो पेशियाँ होती हैं वो आराम की स्थिति में होती हैं तथा नेत्र लेंस का कोई दबाव नहीं नेत्र लेंस पर कोई दबाव नहीं डालती। अतः इस समय अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है तथा अंतिम प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जैसे जैसे वस्तु पास आती जाती है प्रतिबिंब रेटिना से दूर जाता जाता है। यहाँ पे जो पक्षाभ पेशियाँ सिकुड़ती हैं और लेंस पर दबाव डालती हैं, जिससे लेंस मोटा हो जाता है और इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। इस प्रकार पुनः रेटिना पर बनने लगता है। पक्षाभ पेशियाँ नेत्र लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार समायोजित करती हैं कि अंतिम प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बने। नेत्र की इस दक्षता को समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता क्या कहलाता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। समंजन क्षमता क्या कहलाती है, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह फोकस को संयोजित कर लेता है। मतलब फोकस कितना कर पा रहे हैं अपन बोर्ड पे या फिर कोई भी चीज़ पे,
और स्पष्ट से उसे क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहा जाता है। समझने की या फिर उसको कैच करने की पावर कितनी होती है। दृष्टि दोष क्या है, कभी कभी नेत्र की समंजन क्षमता कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तु को आराम से स्पष्ट नहीं देख पाता। दृष्टि दोष में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मतलब बोर्ड पे या फिर कोई बत्ती धुंधली धुंधली दिखेगी और स्पष्ट नहीं देख पाता है। प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। ये दोष है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति अनंत 6 मीटर से अधिक दूरी पर वस्तुओं को 6 मीटर से अधिक, यहाँ पे क्या है, यदि कोई व्यक्ति अनंत 6 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित हो, अधिकतम दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। कितना है, 6 मीटर से अधिक की दूरी को स्पष्ट नहीं देख पाता और फिर क्या करता है, स्पष्ट नहीं देख पाता। इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें समझ में नहीं आती और दूर दृष्टि दोष में पास की चीज़ें सही से नहीं देख पाते। और जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जब अपन अधेड़ उम्र के हो जाते हैं, 50 के लगभग हो जाते हैं, तो अपने जो लेंस होता है उसके ऊपर दूधिया की परत चढ़ जाती है, जिससे हमें दिखता नहीं और हमारे लिए उत्तल और अवतल दोनों लेंस लग जाते हैं, अर्थात निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तो यहाँ पे अपन फिर से यहाँ से देखते हैं परिभाषा अच्छे से। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति अनंत 6 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता तो उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और फिर क्या होता है, इस दोष में व्यक्ति स्पष्ट दृष्टि का दूर बिंदु अनंत से खिसक कर व्यक्ति के निकट आ जाता है। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना तथा नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण यह दोष उत्पन्न हो जाता है। इसके निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जब अपन के निकट दृष्टि दोष होता है तो अपन को चश्मा कौन सा लगता है, उत्तल लेंस का लगेगा। और निकट दृष्टि दोष में हमने बताया था कि निकट दृष्टि दोष में अपन को दूर की वस्तुएं, निकट दृष्टि दोष में अपन को पास की वस्तुएं नहीं दिखती, नहीं, निकट दृष्टि दोष में दूर की नहीं दिखती, ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में पास की नहीं दिखती, उल्टा होता है। दूरदर्शी दोष क्या है, यदि कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता तो इसे दूरदर्शी दोष कहा जाता है। इस दोष में व्यक्ति का स्पष्ट बिंदु का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से खिसक जाता है। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इसके निवारण हेतु उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जरा दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, तो फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन ने क्या देखा, जरा दृष्टि दोष देखा तो उसमें क्या है, आयु वृद्धि के कारण जब अपनी आयु 50 की हो जाती है या 45 की हो जाती है, जब जरा दूर दृष्टि दोष देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारी पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और समंजन क्षमता कम हो जाती है और व्यक्ति को दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोनों हो जाते हैं। इसीलिए इसके निवारण के लिए द्विफोकस का उपयोग किया जाता है। मतलब कहने का है उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगे रहते हैं। दादी लोग का आपने देखा होगा कि एक ही चश्मा में 2 हैं, एक छोटा सा गोल बना रहता है और एक दूरदृष्टि दोष एक निकट दृष्टि दोष का चश्मा होता है दादी लोगों का। प्रिज्म क्या है, दो त्रिभुजाकार तथा
3 आयताकार सतहों से मिलकर बना कचाव का पारदर्शी टुकड़ा प्रिज्म होता है। 2 आयताकार पार्श्वफलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तनांक। जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 2 घटनाएं साथ साथ होती हैं। नंबर 1 प्रकाश का विचलन, नंबर 2 प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का विचलन क्या होता है? चित्र अनुसार जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती हैं, निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में विचलित हो जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। प्रिज्म में देखो, यहाँ पे प्रिज्म का डायग्राम दिया है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कोण ए है वो प्रिज्म कोण है, ए बी और ए सी अपवर्तक फलक है, बी सी एक आधार है, पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आर आपतित किरण है, आर एस निर्गत क्या है, आर एस निर्गत किरण है और विचलन कोण है। ठीक है, यहाँ पे विचलन कोण क्या कहलाता है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलित कोण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण इम्पोर्टेंट है। क्या कहलाता है वर्ण विक्षेपण? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यह घटना वर्ण विक्षेपी कहलाती है। अवयवी रंगों के इस क्रम को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब होता है जिसके अंदर 7 कलर प्रेजेंट हो, जैसे रेनबो। यहाँ पे देखो आगे इसका डायग्राम बना है वर्ण विक्षेपण का। यहाँ पे 7 कलर ही प्रेजेंट हैं। देखो इसको क्या बोलते हैं? बेजानी हापी नाला, VIBGYOR यहाँ पे दिया है। तो इसका फुल फॉर्म, इसके शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा है बेजानी, हिंदी में लिखा है बेजानी हापी नाला, और इसके इंग्लिश में क्या करेंगे? V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड होता है। ठीक है, विक्षेपण। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट टॉपिक, विक्षेपण का कारण क्या है? अलग अलग रंगों के लिए विचलन कोण का मान अलग अलग होता है। और इंद्रधनुष, वर्षा के पश्चात जब बूंदों में दिखने वाले प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होते। रेनबो क्या कहलाता है? जब वर्षा होती है उसके पश्चात जल बूंदों में दिखने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। जल बूंदें सूर्य प्रकाश के लिए प्रिज्म का कार्य करती हैं तथा इनके द्वारा सूर्य प्रकाश का विक्षेपण हो जाता है। बूंदों द्वारा विक्षेपित प्रकाश के रंग अलग अलग दिशा में निर्गत हो जाते हैं। इसे ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यह हमें तभी दिखाई देता है जबकि सूर्य हमारी बिल्कुल विपरीत हो, अतः इंद्रधनुष केवल सुबह या शाम के ही समय दिखाई देता है। इंद्रधनुष सुबह पश्चिम दिशा में और शाम को पूर्व दिशा में ही दिखाई देगा। कभी कभी सूर्य हमारी पीठ की ओर होता है और तो किसी जल के फव्वारे में भी इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? जब वर्षा होती है तो हमें इंद्रधनुष कैसा दिखाई देता है? जब वर्षा की बूंदें होती हैं उस पर सूर्य के प्रकाश किरण उसमें मतलब वर्षा की बूंदों से होकर गुजरती हैं तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। और इंद्रधनुष सुबह या शाम के समय दिखाई देगा। और हमारे जब विपरीत जैसे पूरब की ओर इंद्रधनुष है तो पश्चिम की ओर सूर्य होगा और सुबह और शाम को ही दिखेगा। और इसमें क्या होता है? पश्चिम और पूर्व की दिशा में दिखाई देता है। कभी कभी सूर्य हमारी पीठ की तरफ भी होता है। वायुमंडल अपवर्तनांक क्या होता है? वायु के गर्म और ठंडे होने के कारण वायु घनत्व बदलता है। प्रकाश किरण जब अलग अलग घनत्व वाले वायु के माध्यम से गुजरती हैं तो अपवर्तनांक के कारण निरंतर अपना मार्ग बदलती रहती हैं। आपने कभी आग या भट्टी के पीछे के दृश्य को हिलते या झिलमिलाते हुए देखा भी होगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रकृति में कई परिघटना दिखाई देती हैं। कुछ घटनाओं की व्याख्या निम्नलिखित है, जैसे तारों का टिमटिमाना परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते। यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट है कि तारे
क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो यहाँ पे तारे बहुत दूर होते हैं, अतः ये प्रकाश के बिंदु स्रोत के तुल्य होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की दिशा बदलती रहती है, अतः तारों से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के कारण इसका मार्ग लगातार बदलता रहता है। अतः हमारी आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा लगातार बदलती रहती है। इस कारण तारे कभी चमकीले तो कभी धुंधले होते हैं और तारे हमेशा टिमटिमाते रहते हैं। तारों की तुलना में ग्रह पृथ्वी के निकट होते हैं, अतः इन्हें विस्तृत प्रकाश स्रोत माना जाता है। इसके अंदर ज़्यादा प्रकाश होता है। अतः वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए और ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अग्रम सूर्योदय और विलंबित सूर्य अस्त क्या है। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए हैं अग्रम सूर्यास्त के और विलंबित सूर्यास्त के। क्या है यहाँ पे कि चित्र अनुसार वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य से आने वाला प्रकाश विचलित हो जाता है, अतः सूर्य की आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी प्रतीत होती है। इस कारण हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। इसी कारण सूर्यास्त के समय भी सूर्य 2 मिनट देर तक दिखाई देता है। ठीक है, 2 मिनट देर तक पहले भी दिखाई नहीं लगता सूर्योदय से और बाद में भी तक दिखाई देता सूर्यास्त के। यहाँ पे जे क्या दिया है, सूर्य वायुमंडल में अपवर्तनांक का सूर्य तथा सूर्यास्त और सूर्योदय दिखाई देता है। इसका डायग्राम है। यहाँ पे क्या क्या टिंडल प्रभाव क्या कहलाता है। टिंडल प्रभाव घने जंगल या फिर खिड़की के अंदर से रोशनी आना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कोलाइडीकरण से होता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पे ये टिंडल प्रभाव का डायग्राम है और इसका क्या है, MCQs देखें अब जो इम्पोर्टेंट है। इंद्रधनुष बनाने का कारण बताइए आप। वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, आगे देखो, प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण। वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म से। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति। नंबर 1 है, श्वेत प्रकाश के लिए प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। मानव नेत्र में प्रकाश एक पुतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना होता है। आँख के रंगीन भाग को आइरस कहा जाता है। मानव नेत्र का कॉर्निया नेत्रदान में काम में आता है। ठीक है, जब अपन आँख दान करते हैं तो अपना कॉर्निया होता है उसी को ही दान किया जाता है। आँख के बीच के छिद्र को पुतली कहते हैं। अब सही जोड़ी देखें। नेत्र दोष क्या होता है, कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देना। टिंडल प्रभाव क्या कहलाता है, घने जंगल में सूर्य की प्रकाश किरण गुजरना। आकाश का नीला रंग है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है, तारों का टिमटिमाना। तो वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाशीय प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, इंद्रधनुष। और यहाँ पे
तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रिज्म के बारे में बताना। वर्ण विक्षेपण क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। और किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो जी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। ठीक, आई होप आपको प्रकाश मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार समझ में आया होगा।